निकाल लो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर देन वन अननोन फंक्शंस, जैसे y x, ठीक है, या एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये सब क्या हो गए, फंक्शन हो गए। ऐसी इक्वेशन जो कुछ फंक्शन, एक या एक से ज्यादा फंक्शन कंटेन करे, ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कंटेन करे, उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कंटेन करे, ठीक है, उसे आप कहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन लिख दी गई, साइन एक्स, ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसके साथ लिख दिया गया d2y बाई dx2 प्लस 5xy dy बाई dx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। आपने क्या देखा कि कुछ फंक्शंस हैं, जैसे एक फंक्शन ये हो गया साइन एक्स, एक फंक्शन ये हो गया 5x और y, x 5x अलग कर सकते हो, y अलग कर सकते हो, या पूरा एक ही मान लो इसे, और साथ में यहां पर आ रहा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव y और x के, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं, जहां पर भी किसी भी एक्सप्रेशन में dy बाई डी एक्स नजर आ रहा है, ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर में नजर आ रहा है, तो उस इक्वेशन को आप बोलेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से पहचान लोगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा एमसीक्यू, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए 5y² d2y बाई dx2 प्लस साइन x dy बाई dx प्लस 9 dy बाई dx होल इज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। मान लो ये एक इक्वेशन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कहां हुई है, d2y बाई dx2, सबसे हाईएस्ट यही डेरिवेटिव है। तो जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है बेटा, वही है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया 2, क्लियर हो गया, ऑर्डर समझ में आ गया। ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं देखनी, बस सिंपल सा ये देखना है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, बस ये देखो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितना है। ये नहीं है ऑर्डर 5, हमें क्या देखना है, डेरिवेटिव देखना है। कंफ्यूजन वहां हो जाती है dy बाई डी एक्स की पावर 5 है, वो तो हाईएस्ट नहीं, नहीं, जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है वो देखना है। तो क्या ऑर्डर है इसका, सेकंड टाइम सबसे हाईएस्ट है यहां पर, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज 2, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है बेटा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
मान लो हमारे पास यही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, 5y² d2y by dx2 प्लस साइन x dy by dx और प्लस 9 dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ऑर्डर हमें पता है, इसका ऑर्डर कितना है 2। लेकिन डिग्री के लिए क्या है ना, कंडीशन देखनी पड़ती है। डिग्री के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी, क्या पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक मिनट लिखना बंद करो, 2 मिनट यहां ध्यान दो। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्राइटेरिया क्या है, कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल का क्या क्राइटेरिया है, जितने वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी होल नंबर पावर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें पहचान सकते हो वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है। चलो चेक करता हूं। अब जो x वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है बेटा, यहां पे क्या पावर, होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पर सही है, क्या ये पूरा पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, सही है बिल्कुल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो क्या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, जो काम यहां x करता है वही काम वहां वो डेरिवेटिव कोफिशिएंट्स करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यानी डेरिवेटिव जो है। अब आपके लिए क्या है कि हर जगह जो ये x है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में। मान लो अगर यही ऐसे लिखा होता, ax² प्लस b टू दी पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, नहीं। अगर मान लो ऐसे लिखा होता, ax² प्लस साइन x प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। किस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो यहां पर भी पावर 2 है, यहां पर भी पावर 1 है, क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक ये, वो चेंज हो गया क्योंकि x जो मल्टीप्लाई था वो अब साइन x बन चुका है। x जो मल्टीप्लाई था वो क्या बन चुका है, साइन x बन चुका है। तो साइन x को आप एज अ वेरिएबल x नहीं ट्रीट कर सकते जो यहां पर काम कर रहा था। अभी बात समझ में आ रही है। अब यही सारी चीजें यहां लागू होती हैं, यानी dy बाई dx जहां भी होना चाहिए वो मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, जहां भी होना चाहिए मल्टीप्लाई, किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, किसी की पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर ध्यान देता हूं तो ध्यान से देखो, ये है पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या है इसकी पावर 1, 2 नहीं है, पावर क्या है 1 है, ऑर्डर 2 है इसका। अगर यहां डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखें तो क्या ये उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लाई वाले को कर रहा है। साइन एक्स एक अलग बात है, ये dy बाई dx है, फॉलो हो रहा है। अब इसकी पावर देख सकते हो कितनी है, 1 है, यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर। अच्छा चलो यहां आ जाओ, अब बताओ इधर क्या है, यहां भी फॉलो हो रहा है, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है, पूरा पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि भाई उस एकदम पॉलिनोमियल प्रेजेंटेशन है, तो जहां पर ऑर्डर है उसकी जो पावर है वही डिग्री है, जो ऑर्डर है उसकी जो पावर है वही डिग्री है। ऑर्डर कितना है यहां पे, ऑर्डर 2, इसकी पावर कितनी है, तो डिग्री कितनी हुई, डिग्री हो गई 1। अभी समझ में आया। हाँ, ऑर्डर की जो पावर होगी वही डिग्री होगी, ये नहीं है कि dy बाई dx की पावर 2। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मान लो ऐसे 2 अप्लाई हो जाए, डबल डेरिवेटिव 2 जगह चले जाएं, एक जगह डबल डेरिवेटिव की पावर 2 हो और एक जगह डबल डेरिवेटिव की पावर 5 हो, ऑर्डर इज 2, इससे ऊपर नहीं है। अब अगर डिग्री देखनी है, 2 चीजें सेम है, तो आपको अब हाईएस्ट पावर की तरफ जाना है, तो 5 हो जाएगी। समझ में आ रहा है,
क्लियर हुआ सबको? तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? अब फटाफट आ जाओ पहली एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज हमारी होती है खत्म। पेज नंबर 203 पर आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 203, एग्जाम्पल नंबर 1, 203, 303, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1। और सारे ध्यान से समझा करो पहले अंश, लिखने की दौड़ में मत रहा करो, ध्यान से पहले बातों को समझा करो, क्योंकि मैथ्स पढ़ते नहीं है, मैथ्स सीखते हैं। मैथ्स पढ़ने का भी एक मेथड होता है, तो वो मेथड ब्रेक मत करो। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और जागते रहो। नींद आए तो बोलो मेरे को नींद आ रही है, बेवकूफ बन रहा हूं मैं, तो जग जाओगे। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स 0 है क्या? तू जग, हाँ, तो फिर महान बेवकूफ है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अगर मान ले यही फ्लाइट पकड़नी होती ना, तो तू चाहे सारी रात जगा रहता, तब भी जग जाता, चल भाई 5 बजे की फ्लाइट है, भाग के जाना है ना? और ट्यूशन का चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 भेज दूंगा, अभी मैं कर नहीं पाया कल। dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स 0। इसने पूछा बेटा इसकी ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर बताओ कितना है? ऑर्डर इज 1। ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया? 1। अच्छा, डिग्री के लिए क्या चेक करना है? पॉलिनोमियल फॉर्म। पहले पॉलिनोमियल फॉर्म देखो, वो तो है पॉलिनोमियल में, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई इसकी कुछ और पावर हो। एक ही जगह है, पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। ऑर्डर डिग्री समझ गए? अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट कहता है एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अंश बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज 2। और व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री इज 1। कहां चेक करेंगे? यहां पर, है ना? पहले चेक कर लो पॉलिनोमियल फॉर्म में है ये तो देखो, जहां जहां डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, सब जगह पावर क्या है? नेचुरल नंबर या होल नंबर कह सकते हो, है ना पावर? तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल कंडीशन को। अब देख सकते हैं डिग्री, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर है। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है y ट्रिपल डैश, डैश का मतलब समझ गए, है ना? वाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना होगा जी? सही है, ऑर्डर इज 3। व्हाट अबाउट डिग्री? डिग्री नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि आपको ये 3 दिख गया, इधर दिख गया, लेकिन यहां पर ये पॉलिनोमियल फॉर्म ही नहीं बना रहा। किसमें पहुंच गया? ई की पावर में। समझ गए? तो आंसर कितना आ गया? नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? नॉट डिफाइंड नॉट एग्जिस्ट एक ही बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इसी बात पर। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स वाई प्लस साइन इनवर्स d2y बाई dx2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है इसका ऑर्डर? नॉट डिफाइंड ऑर्डर। ऑर्डर इज 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑर्डर में कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको ये दिख जाए कि डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, वही इसका ऑर्डर है। आ गया? ठीक है जी। अब मुझे बताओ डिग्री क्या होगी इसकी? क्यों ऐसा? साइन इनवर्स के एंगल में चला गया, इसलिए डिग्री नहीं होनी चाहिए। सही है ना? ठीक है। अब समझो, आपको जब भी क्वेश्चन आए ऐसे डायरेक्ट नहीं डिसाइड कर लेना है। ठीक है, आपको यह देखना है कि कहीं ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान दो, मैंने इसको लिख दिया साइन इनवर्स d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस 5। यही होगा ना? दिस इंप्लाइज d2y बाई dx2 इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स वाई प्लस 5। नहीं हो सकता। साइन माइनस थीटा इज व्हाट? मतलब है ना? तो आ गया माइनस साइन एक्स वाई प्लस 5। और सॉल्व करूं तो d2y बाई dx2 प्लस साइन एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताना पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं? हो गया ना पॉलिनोमियल फॉर्म में? ऑर्डर कितना हो गया? और डिग्री? ये ध्यान रखना है, पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि डायरेक्ट से दिख ही रहा है। पेपर में आपको जब डिग्री पूछेगा तो थोड़ा केयरफुल हो जाना है। डिग्री नहीं दिख रही है लेकिन हो सकता है वो हो, तो आपको देखना है क्या मैं सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता, कहीं से पॉलिनोमियल फॉर्म में ना ला पाऊं। समझ गए? तो पहले उसको डिफाइन करना है, फिर देखना है। तो डिग्री कितनी हो गई? 1। अभी समझ में आया सबको? इसमें नहीं तो उधर जाके इन्वर्स हो जाता, सॉल्व हो जाता ना, तब भी हो जाता। ठीक है ना? तो हमेशा सिंप्लीफाई करके आपको देखना है उसे। करेक्ट? अब आ जाओ एक्सरसाइज 9.1। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज। आपके पास 5 मिनट हैं, पूरे ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। चल रहे हैं ये ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तुम लोग कर चुके हो। ठीक है ना? वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दिया गया। देखो जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी बाद में समझाऊंगा, क्योंकि टॉपिक इन्होंने डाल दिया लेकिन इस पे क्वेश्चन इन्होंने दिए। बीच की एक्सरसाइज गायब है इसमें से। एक और एक्सरसाइज हुआ करती थी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो वो नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, एक टॉपिक हुआ करता था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले का ये है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या कहेगा कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट द फंक्शन, चेक या वेरीफाई, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x। ये हमें गिवन है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। क्या ये वही सेम क्वेश्चन नहीं है बेटा? इफ y इज दिस वन देन प्रूव दैट। एक ही बात है ना? तो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है वही वर्किंग सेम है जो आपने उसमें करी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो आपको क्या क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव आपको चाहिए। पहले तो सिंगल निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कितना आ गया बच्चों? -3 e टू दी पावर -3x आ गया। ठीक है ना? अब चाहो तो y में चेंज कर सकते हो इसे। dy बाई dx कितना हो गया? -3y। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
d2y/dx2 -3y का क्या हो गया, dy/dx, यही होगा ना। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को LHS लो और सब्सटीट्यूट कर दो। LHS लेते हैं और यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन का यहां पे ले लेते हैं LHS। LHS कहता है d2y/dx2 प्लस dy/dx -6y इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, -3 dy/dx, -3 dy/dx और प्लस dy/dx और -6y, है ना, -6y है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, -2 dy/dx -6y। अब जरा dy/dx देखो किसके बराबर है, -3y के, -2 इंटू -3y -6y, आंसर कितना हो गया, 6y -6y, आंसर 0 आ गया, इज इक्वल टू RHS। -3y है ना, तो रख तो दिया, कहाँ, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है ना, डबल डेरिवेटिव मैंने रखा ही नहीं ना, dy/dx की वैल्यू रखी नहीं, बाद में रखी है। अब चाहते तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 9e⁻³ -3x, और वो सब कुछ यहाँ पे 3x की फॉर्म में रख देते, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रूव हो जाए इक्वेशन बन के तो वो कर लेना है, और नहीं हो रहा है तो LHS लेकर के सब्सटीट्यूट करके प्रूव कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें से तो बहुत कम चांस है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल 3 आपको खुद कर लेना है, कर लोगे, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9.2 आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है ना। ये हो गया खत्म। अब आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यहां से इंटीग्रेशन शुरुआत होती है, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब है काम इंटीग्रेशन का। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग differential equation of first order and first degree। क्या ये पहचान गए, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ऑर्डर कितना है 1 यानी dy/dx, डिग्री है 1 यानी dy/dx पे कोई और पावर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, dy/dx इज इक्वल टू fx अपॉन fy, इज इक्वल टू fx अपॉन fy। फर्स्ट ऑर्डर है dy/dx, सही है, और डिग्री भी इसकी कितनी है 1 है। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आए, देखो पहला रूल डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखना है कि जो भी इक्वेशन आए उससे पहले dy/dx निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो 1 by 1 एक्सरसाइज में पढ़ोगे, जब मिक्स होकर के आता है तो सबको बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी फॉर्म का है, ठीक है। तो वो कभी भी बेटा क्वेश्चन को देख के नहीं पता चलेगा कौन सी फॉर्म है, आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकाल लेना है। आ गया, जब ये dy/dx आ जाएगा तो बड़े आराम से फिल्टर हो जाएगा। अगर पूरा फंक्शन 2 में ब्रेक हो जाता है, यानी वेरिएबल x एंड कांस्टेंट,
वेरिएबल y एंड कांस्टेंट, और ऐसा हो जाए कि सारे के सारे y वाले जो रिलेटेड फंक्शन हैं वो dy के साथ सेपरेट हो पाए और fx जो है वो dx के पास चला जाए, मतलब y और x सेपरेटेड फॉर्म में हो और dy के साथ सारे y जा सकें और dx के साथ सारे x जा सकें, तो आपने सेपरेट कर दिया। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जब ये सेपरेट हो गए तो आपको फंक्शन निकालना है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करनी है। ये रहा fx dx, ठीक है, मतलब अब आपको डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एक तरीके से समझो आपको स्लोप प्रेजेंट है। ये स्लोप किस फंक्शन का है वो आपको फंक्शन निकालना है, यानी किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा ये, वो फंक्शन आपको निकालना है। अभी समझ में आया? तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। अब इसकी जो भी इंटीग्रेशन होगी हम कर लेंगे। एफ वाई का सपोज इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल एफ वाई, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। देखो दोनों तरफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगने चाहिए, इधर C1 लग गया उधर C2 लग गया, लेकिन C1 और C2 सब्ट्रैक्ट करके भी क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। प्लस करके भी क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। इसलिए कांस्टेंट ए की तरफ लगाते हैं, चाहे वो आप y की तरफ लगा लो या x की तरफ लगा लो। ज़्यादातर x की तरफ लगाते हैं, कभी कभार आंसर मैच करना हो y की तरफ लगा देता तो हमें वैसे देखना पड़ेगा, और इसके भी आंसर अलग हो सकते हैं इंटीग्रेशन की तरह, ठीक है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जब सॉल्व करेंगे तो सेम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्लियर हो गया? और एक बात याद रखनी है कि अगर ये सारे आंसर लॉग में आते हैं, जैसे मान लो ये आ गया log y, ये आ गया log x, तो जो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है उसे लिखना होगा log c। क्या लिखना होगा? log c। वो धीरे धीरे भी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, जो वहां समझाया गया। जब आपका आंसर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c में रहता है तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। वो आपको कुछ क्राइटेरियाज देगा कि x इज 1, y इज 1, देन फाइंड द फंक्शन या सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसने हमें इनिशियल्स दिए, जब आप इनिशियल्स यहां पर पुट करोगे तो आपको c की एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। मान लो डेफिनेट वैल्यू 5 मिल गई, तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5। अब c का एक पर्टिकुलर आंसर आ गया। अब मैनी आंसर्स नहीं है c के, मतलब c की मैनी वैल्यूज नहीं है, अब एक पर्टिकुलर वैल्यू है 5। समझ गए? इसलिए उस सॉल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ गए? तो क्या क्या समझ में आया? जनरल सॉल्यूशन अगर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट में छोड़ते हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके c की वैल्यू जब हम उसमें पुट कर देंगे तो वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक चीज और नोट करनी है कि कई बार हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो ध्यान रखना है जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? 0, एक भी नहीं होता, क्योंकि उसमें आंसर आ चुके हैं। तो पेज नंबर 306 पर दो क्वेश्चन समझो। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो कितने होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 4। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। कितने होंगे? 0। तो इन दोनों सॉल्यूशन का मीनिंग समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 307 पर, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दिया गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई वेयर y इज नॉट इक्वल टू 2। ये तो बात क्लियर है कि क्यों लिखा गया है इसको, ठीक है, कि डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। यही है हमारे पास। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो dy बाई डी एक्स दे रखा है तो हमें कुछ अब चेंज करना नहीं है, ऑलरेडी dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है। तो क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं।
देखो 2 माइनस वाई डी वाई साथ में आ गया, x प्लस 1 डी एक्स साथ में आ, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन करना इजी है, 2 का क्या हो गया 2y, y का क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, राइट पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x प्लस c, ठीक है। अब 2 ले लेते हैं बेटा सब जगह एलसीएम, तो अगर 2 एलसीएम ले लूं तो कितना आ गया 4y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, चाहे 2c में आंसर छोड़ो या बाद में इसको कैपिटल C कर दो। मान लो ऐसे आ गया, तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ी चालाकी कर लोगे, यहां 1 लिख लोगे, 1 लिखना तो आसान है ना। तो 4y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2c को लिख दिया कैपिटल C, ठीक है। अब यहां लिख सकते हो, बहुत एक्सप्लेन करना चाहो तो वेयर 2c1 इज इक्वल टू c या k, जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना। डन। अब बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान रखना है पहले c लिख लेंगे, जब चेंज करने का मन करेगा तो उसको 1 लगा लेंगे, ठीक है, और फिर उसको ठीक कर लेंगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो कुछ मुश्किल है, एग्जाम्पल नंबर 5, बस इंटीग्रेशन आनी चाहिए अच्छे से। 5th एग्जाम्पल कहता है बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus y square अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई अगर सेपरेट हैं, मिक्स नहीं है x और y, तो पक्का होता कि वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो आराम से वेरिएबल सेपरेबल बन रही है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और इधर डी वाई हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, डी एक्स हो गया, टेकिंग इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी, कुछ याद है, tan इनवर्स y, ये क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस सी, चाहे ऐसे ही छोड़ दो या इसको लेफ्ट राइट पे ले आओ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू सी, हो गया खत्म, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पर, देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6, पढ़ के देखो जरा क्या बोल रहा है। सिक्स्थ एग्जाम्पल कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम आ गए ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आपको इनिशियल जरूर देगा, देखो y1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हमें दिया गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों वेरिएबल सेपरेबल लग रही है यहां पे, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 4x डी एक्स, नाउ इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2 प्लस 1, इधर भी हो गया माइनस 2 प्लस 1, माइनस 4 बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो इसका आंसर हमारे पास पहले कितना आ गया y टू दी पावर माइनस 1, ये माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन वाई कर देता हूं बेटा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी कर देता हूं, सही है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, इसमें पुट कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा, तो अगर y1 डाला तो ये माइनस 1 हो गया, ये हो गया बेटा 0 प्लस सी हो गया, आंसर सी का कितना आ गया माइनस 1। अब इस सी की वैल्यू को कहां पुट कर दें, इस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो। अब आ गए हम फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1,
माइनस कॉमन लेकर के कट कर देते हैं, यानी 1/y 2x² प्लस 1। प्रॉपर y इज इक्वल टू fx की फॉर्म लिखनी हो तो y पहुंचा दो उधर, और ये आ गया 1/2x² प्लस 1। फंक्शन की तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, y इज इक्वल टू fx। बन के आ गया, ठीक है ना। अब देख लो इंटीग्रेशन कितनी जरूरी है कि नहीं। अब बढ़ते हैं हम आगे। एग्जाम इंटीग्रेशन आती है तो ये चैप्टर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7। लेकिन तुम लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी इंटीग्रेशन की ढंग से, ठीक है, पक्का। मत के कुछ भी पूछने को कहा था सर, मैं बता नहीं पाऊंगा, हैं, ये मत कह देना, कॉलेज लेवल पे जाऊंगा ही नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1, ठीक है ना। अब ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1। कह रहा है एक कर्व की इक्वेशन बता दो जिसका पासिंग पॉइंट है 1 1। ये इसका पासिंग पॉइंट होगा 1, 1, ठीक है बेटा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कह रहा है इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन है हमें x dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है बेटा, ठीक है ना। अब क्या किया गया कि जो अभी आपने पर्टिकुलर वाला क्वेश्चन किया है उसी को बस दूसरे तरीके से लिख दिया गया, वो भी तो कर्व ही था, और वहां व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 लिखा गया। यहां कह रहा है ये कर्व पास करता है, तो यहां पर भी यही मतलब है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, कुछ ये नया नहीं है। अब ये उसकी इक्वेशन दे रखी है, कई बार ये कह देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है dy बाई dx, है ना। तो अब पहला काम क्या रहेगा, dy बाई dx को निकालना। अब इसमें dy बाई dx अगर हम निकालें बेटा तो पहले वेरिएबल सेपरेबल बन जा रही है, ऑल x विद dx पहुंच जा रहे हैं, y के साथ कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, dy 2x² प्लस 1 अपॉन x, बाहर क्या आ गया, dx आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दें तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y, यहां एलसीएम को कर लेते हैं सेपरेट, 2x प्लस 1 अपॉन x। ये सब तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज वाली इंटीग्रेशन ही चल रही है जो हमने बुकलेट में पढ़ी। y इज इक्वल टू, सब आता है, 2x² बाई 2 लॉग मॉड x। अब यहां लॉग सी नहीं लेना बेटा क्योंकि एक ही लॉग आया, सारा लॉग में नहीं आया, ठीक है। अंश तू किसी चेयर को चेंज कर ले, बीच में आ जा, नहीं दिखाई दे रहा तो इतनी देर से परेशान हो रहा है। परेशान नहीं होना जिंदगी में, तुरंत चेंज। 2 और 2 कट गया, y इज इक्वल टू x² प्लस लॉग मॉड x प्लस सी। ये आ गया इक्वेशन नंबर, सही है, बिकॉज कर्व पासेस थ्रू, कर्व पासेस थ्रू 1 1, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्रेशन क्या बन सकती है, देयरफॉर y की जगह 1 डाला, x की जगह बेटा 1² प्लस log 1 प्लस सी। log 1 कितना होता है, और 1 माइनस 1 कितना हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे कर्व की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू x² प्लस लॉग मॉड x। चेक करो आ रही इक्वेशन, तो ये हो गया खत्म। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 8 पर, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 8, पहले तो खत्म कर लें, अभी बहुत है। एग्जाम्पल नंबर 8 इतने में खत्म हो रहा होता तो अच्छी बात है, तो लगता है एनसीईआरटी और पतली कर देगा।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू -2 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू -2 3। ये हमारे पास एक कर्व हो गया पासिंग थ्रू -2 3। पासिंग पॉइंट हो गए। नहीं, जैसे जब सिलेबस बदलता है तो सिलेबस तो बदला तुमने, जो बेकार चीजें थी हटाई, लेकिन जो अच्छी चीजें वो जोड़नी भी तो है। अच्छी चीजें कुछ जुड़ ही नहीं है, जो पहले थी उसमें से भी हटा दिया, अब कुछ आगे चल ही नहीं रहा। हाँ, क्योंकि ना बहुत अच्छे से ये कर देना चाहिए और कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए किसी बच्चे को ना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई एक्स्ट्रा सिलेबस है उसका, है ना। नौकरी वाले छोड़ करके एग्जाम, जैसे कोई भी तुम पास करते हो, उस एग्जाम का मतलब क्या है? जिसने 12th पास कर लिया, इसका मतलब वो 12th के बाद के सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है भाई। ये जो इतनी गड़बड़ चल रही है ना, इसीलिए चल रही है। उसमें आप मुश्किल से मुश्किल चीजें बनाओ, जितना सिलेबस। अब बच्चा इसमें मान लो जेई के लिए पढ़ रहा है, वो तो 12th पढ़ रहा है ना, फिर जेई का क्या है, सिलेबस अलग है क्या भाई, ये तो 10% है, बाकी उसके अलग अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो उसका क्या फायदा? एक बच्चा कैसे इतना काम कर लेगा? बच्चे को और भी चीजें सीखनी चाहिए। सिर्फ यही थोड़ी है कि जेई और यही करता रहेगा, तभी सब बेरोजगारी है, 3 साल के बाद जो है परेशान हो जाते हैं। अब कई कहते हैं मैं नीट ही करूंगा, अब उसमें क्या होता है कि 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तो फिर कुछ अब 2 साल जो बंदा घर पे बैठ जाए, उसका कुछ काम करने का मन करेगा? उसका कुछ मन नहीं करेगा काम। 2 साल तो घर पे बैठे बैठे कमरे में पढ़ता रहा, है ना, हड्डियां वड्डियां सब जाम कर ली अपनी, नीट करूंगा नीट करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और तैयारी भी करो, ऐसे बच्चों को टाइम होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो दिमाग है ना, दिमाग जब तक थोड़ा बाहर आप नहीं घूमोगे, कुछ खेलोगे कूदोगे नहीं, कोई गेम नहीं खेलोगे, तो आपका दिमाग सुस्त हो जाएगा। अगर आप कोई गेम खेलते हो, जैसे मान लो आप कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, तो शटल वगैरह क्या होती है आपके सामने जब आती हैं, तो आपके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज काम करते हैं। वो कौन काम करता है? दिमाग ही तो काम करता है। तो दिमाग की एक्सरसाइज होती है। यहाँ खेलने को तो कह दो, तो सबसे पहले सर पे भार आ जाता है कि खेलने जा रहा है, चल पढ़ पहले। पढ़ने का भी एक समय है, खेलने का भी एक समय, है ना। तो उससे ये सब इम्प्रूव होता है। तो जल्दी क्या कहेंगे, वीडियो गेम खेल लेंगे, खेलना है थोड़ी देर मोबाइल दे दो, ले बेटा तू वीडियो गेम खेल ले, तो उसमें वीडियो गेम खेल लेंगे, उसमें कोई रिफ्लेक्स तेज हो रहे हैं, आंखें और बर्बाद हो रही हैं, तो वो सब खत्म कर दिया। और जो भी गेम्स हैं उसके लिए इतना महंगा कर रखा है, बंदा सोचता भी नहीं, छोड़ यार इसको क्या 3,000 महीने का देंगे, उतने में तो नीट की कोचिंग ले लेंगे, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा। तो वो भी तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि भाई और भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाओ भाई जिसमें आराम से हर बच्चा जा सके, खेल सके। स्कूल वालों को कोई काम ही नहीं है, गवर्नमेंट वाले तो फिर भी बुला करके प्रेयर वगैरह करवाते हैं, है ना। और प्राइवेट वाले तो कहते हैं क्लास में हो जाएगी, माइक चल जाएगा। भाई उसकी एक वैल्यू होती है कि भाई जा रहे हैं ग्राउंड में बच्चे, 5-10 मिनट घूम रहे हैं, उसके बाद प्रेयर हो रही है, फिर आ रहे हैं, कहेंगे क्लास में खड़े खड़े हो जाएगी प्रेयर, है ना। तो गाना बजा देंगे, टीचर आ रही है नहीं आ रही है, ये आदत डाल देंगे। तो उनके पास स्पेस है नहीं, बच्चे 10,000 हैं, कहाँ खड़े करें ग्राउंड में, कहते आओ और यहीं प्रेयर हो जाएगी। तो ये सब गलत है। ठीक है, चलें आगे, चलो जो चल रहा है। -2 और 3 हो गया, ठीक है, -2 और 3 हो गया। तो आगे कहता है गिवन, हाँ क्वेश्चन तो कर दूं मैं, अरे तू बड़ा तेज निकल रहा है, शाबाश। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। तो स्लोप इसका मेरी जरूरत नहीं लग रही अब तुझे, dy/dx इज इक्वल टू, हाँ भाई रौनक, मेरी जरूरत लगता है खत्म हो गई अब, 2x/y², ठीक है ना। ये बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन है, कह रहा सॉल्व करो। वेरिएबल सेपरेबल लग रही है इसके अंदर, y² dy 2x dx, ये हो गया, ये हो गया y³ / 3,
2 एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c, क्वेश्चन नंबर 1, सही है ना, ये आ गया। अब बिकॉज कर्व पासेस थ्रू -2 3, कर्व पासेस थ्रू -2 3, तो -2 3 से अगर कर्व पास कर रहा है, देयरफॉर y की जगह कितना आ गया बेटा 3 x की जगह -2 स्क्वायर प्लस 3c, ये हो गया आपका 27 और 4 3 12 है ना, 27 -12 3c, 3c कितना आ गया बच्चों 15, यही होगा ना, 3c कितना हो गया 15, तो c कितना आ गया 5, तो फ्रॉम फर्स्ट y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15, इसको शायद उसने क्यूब रूट बना दिया है, ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, चलो ये हो गया खत्म। अब आ जाओ एग्जाम्पल 9, हटा दो बेटा, हो गया ना, देखो 9th एग्जाम्पल क्या है कि पहले ये क्वेश्चन बिल्कुल आते ही नहीं थे, अभी थोड़े चांस हो रहे हैं, जो केस स्टडी आ रही है इस वजह से एग्जाम्पल 9 जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, स्कूलों में क्या करते हैं कि जैसे ये 19 से लेकर के 22 तक सारे क्वेश्चन कट करा देते हैं, तो अभी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, समझ गए, तो उसका है ना, 15 से कट करवाए ना, नहीं ये सारे करने हैं, क्योंकि देखो 15 से तो कट करवाना तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि 16 17 18 तो सिंपल क्वेश्चन है, कर भी तो लिखा है, नाम लिखा है बस, ठीक है ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, हर साल ही कटवा रहे हैं, उनका ध्यान आज तक नहीं गया, क्या कर सकते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना, ऐसा अब नहीं है, अब आ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year, किस रेट से बढ़ रहा है 5% पर ईयर, जहां कॉन्टिन्यूस चेंज आ जाता है वहीं पर डेरिवेटिव है, ठीक है ना, तो एक तो कंपाउंड चेंज होता है, सिंपल चेंज होता है, वो अलग है, वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वो एक इंटरवल के बाद डेफिनेट चेंज है। अब यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूस चेंज है, पर मिनट पर सेकेंड और मिली सेकेंड, इस तरीके से बात की जा रही है। In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? यार बताओ कितने साल में 1000 रुपये डबल हो जाएंगे, कितने साल में 1000 रुपये डबल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें बेटा, तो हमें जो प्रिंसिपल गिवन है, जो हम बैंक में लगाने जा रहे हैं, ₹1000 लगाने जा रहे हैं, सही है, और कुछ साल के बाद मुझे अमाउंट मिलना चाहिए 2000। अब वो यही पूछ रहा है कि वो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, और क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली, किस रेट से 5%। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल को P मानते हैं और टाइम को T मानते हैं, तो प्रिंसिपल किस रेट से बदल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, कितना बदल रहा है 5% बदल रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे गिवन है dp बाई डी टी, क्या गिवन है, dp बाई डी टी 5% ऑफ p, यही तो गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल कंटिन्यूअस हुआ, दिस इंप्लाइज dp बाई डी टी इज इक्वल टू 5/100 इंटू p, कितना बन के आ गया, अब हमारे पास ये आ गया dp बाई डी टी इज इक्वल टू p/20, यही बन के आ गया। क्या बच्चे वेरिएबल सेपरेबल लग सकती है, 1/p डी पी 1/20 dt, नाउ इंटीग्रेशन,
इसकी फॉर्मेशन ध्यान से समझ लो, बहुत कंफ्यूजन होती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अभी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आगे करोगे तो पता चलेगा। 1/p को क्या लिखोगे, log p, 1/20 एज इट इज बेटा t प्लस c, सही है। अब एक प्रॉपर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें निकालनी होती है। जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चन है इनका जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब वो जजमेंट कैसे करोगे, अब एक एक करके समझो। जैसे हम पहले इस रिलेशन को यूज करेंगे, p कितना है बेटा 1000, अगर p हमारे पास 1000 है तो उस वक्त टाइम कितना है, 0, इनिशियल है ना, 1000 रुपये लेके गए, उस वक्त समय तो 0 था, तो इसलिए t कितना हो गया, 0 हो गया, सही है। अब इस वैल्यू को यहां डाल करके पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सबको समझ में आया, ये सब हमें सर्च करना पड़ता है, इसलिए केस स्टडी में काफी क्वेश्चन बने हैं इसके, ठीक है ना। लॉग p की जगह क्या लिख सकते हो 1000, 1/20 बेटा t की जगह 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, log ऑफ 1000। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, कौन सा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास आ गया log p इज इक्वल टू t/20 प्लस log 1000, ठीक है ना, बात समझ गए। अब log को एक साथ ले आओ, या चलो अभी यही रहने दो इक्वेशन। उसके बाद अब मुझे ये पता लगाना है कि कितने साल में ये अमाउंट डबल हो जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल p की वैल्यू अब कितनी हो गई 2000, मुझे क्या निकालना है, t निकालना है। तो अब हमारे पास p कितना हो गया बच्चों 2000, मुझे क्या बताना है, टाइम बताना है। तो अगर मैं 2000 रख दूं तो ये बन गया log 2000 इज इक्वल टू t/20 प्लस log 1000, इसको ले आओ लेफ्ट साइड में, log 2000 माइनस log 1000 t/20, ये बन गया आपका log 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू t/20, यानी t कितना आ गया 20 log 2 ईयर्स, 20 log 2 ईयर्स, समझ गए। इतने साल में अगर 5% का कॉन्टिन्यूस चेंज है, इतने साल में पैसा डबल हो जाए, ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है। 20 log 2 होना चाहिए, सॉरी नॉट 20, 2 बनाया था ना, 20 लिख दिया, अभी ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, खत्म, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूं, दिख रहा है ना, देखो अभी समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 19, देखो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv/dt इसके बराबर बेटा कांस्टेंट रेट है चेंज का k, ये मान लिया हमने। अब क्या करो आप, क्योंकि रेडियस निकालना है आपको, तो d/dt ऑफ वॉल्यूम v हो गया 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k कांस्टेंट, सही है, समझ में आ रहा है। अब इसका कर दो आप डेरिवेटिव, ये हो गया हमारे पास 4/3 पाई एज इट इज, 4/3 पाई एज इट इज, और अगर मैं इससे डिफरेंशिएट करूं तो कितना बन गया 3r², फिर r का क्या बन गया dr/dt इज इक्वल टू k, 3 और 3 कैंसिल आउट, क्या बेटा वेरिएबल सेपरेबल लगाई जा सकती है, 4πr² dr एक साथ और k इंटू dt एक साथ, मतलब आपको जो रिलेशन निकालना है वो r और t में निकालना है, रिलेशन दिया था v में, अभी समझ में आया, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद बेटा वेरिएबल सेपरेट तो हो गए, नाउ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन करूं तो 4 पाई हमारा बाहर हो गया, r² का कितना हो गया r³ / 3,
के हमारा बाहर हो गया, 1 का टी हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये हो गया हमारे पास 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 के टी प्लस 3c रिलेशन नंबर 1। अब हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, ध्यान से देखो कितने कांस्टेंट हैं, दो। एक रेडियस है, सॉरी एक c है और एक k है। हमें आंसर किस में चाहिए, t और r में चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो दो सिचुएशन आपको दे रखी है, जितने कांस्टेंट उतनी सिचुएशंस होंगी। अभी दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, व्हेन टाइम t इज 0 रेडियस r इज 3 यूनिट, यही बोला है। अब t को बेटा 0 डाल दो, तो दिस इंप्लाइज 4 पाई आर क्यूब की जगह आपका हो गया 3 क्यूब, t की जगह 0 हो गया, ये आ गया हमारा 3c। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 इंटू 4 पाई नीचे ले आओ, 3 इज इक्वल टू c, 3 9 जा 27, ठीक है। तो c कितना आ गया 36 पाई आ गया। अब इस 36 पाई को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ये आ गया हमारा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 के टी प्लस 36 इंटू 3, 108 लिख दो ना, सही है ना। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब अगला कांस्टेंट कौन सा निकालना है, अब अगला के निकालना है, ठीक है ना। के लिए क्या दिया उसने, कहता है व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड, टाइम इज 3 सेकेंड, तो रेडियस कितने यूनिट है 6 यूनिट्स। अब आप इसे फिर से पुट करो, दिस इंप्लाइज 4 पाई आर की जगह 6 क्यूब, 3 के टाइम इज 3 प्लस 108 पाई। तो 3 का क्यूब कितना हो गया बच्चे 216, मल्टीप्लाई विद 4 पाई माइनस 108 कर लेता हूं और इधर लिख देता हूं 9 के। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया हमारा, चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं ना, 9 कॉमन ले लूं, है ना। चलो सॉल्व कर लेता हूं। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 2 जा 8, सही है। पाई माइनस 108 पाई 9 के। आगे बढ़ते हैं बेटा, माइनस करो, 12 आउट ऑफ 8 नहीं 14 आउट ऑफ 8 6, है ना पक्का। 7 क्यों भाई, 108 हटा रहा हूं ना, अच्छा 756, अच्छा 5 बचेगा, हाँ 756 पाई इज इक्वल टू 9 के। तो के कितना आ गया 756 पाई अपॉन 9, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, सही है ना। ये आ गया 84 पाई। अब ये सारी वैल्यूज यहां रख लेते हैं, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारा हो गया 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 84, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 लिख रहा हूँ, 3 4 जा 12, 24 और 1 25, 252 टी पाई टी प्लस 108 252 पाई टी प्लस 108 पाई। तो बच्चों यहां से 4 पाई मुझे कॉमन दिख रहा है, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, टी आ गया प्लस 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 पाई से 4 पाई काट दो, तो आर क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 63 टी। रेडियस इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है ना, तो मेरे ख्याल से आर ये फिर लिखा होगा 63 टी
प्लस 27 होल इज टू पावर 1/3। चेक करना पड़ेगा आंसर, पूरा यही ऐसे ही 1/3 है। ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं? तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है ना, खत्म। चलें आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली वाली तो सिंपल थी ये, अब होमोजीनियस थोड़ा हमें परेशान कर सकती। ठीक है ना, इसको करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़े से मैं एग्जांपल लिख दूं फिर समझाता हूं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा एग्जांपल लिख रहा हूं फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, पेपर में या तो होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल इसी में आ जाता है, स्पेशली वेरिएबल सेपरेबल का नहीं होगा, कोई 2 नंबर का देना चाहे तो दे सकता है। ठीक है ना, समझ गए। तो होमोजीनियस के पहले हम समझेंगे होमोजीनियस फंक्शन, तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं उसके बाद हम करें। ठीक है ना, पहले हम इसको डिस्कस करें। अभी हम समझना शुरू कर रहे हैं बेटा होमोजीनियस फंक्शन। क्या समझना है हमें? होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन है क्या वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। कहाँ खोए हो? हैं? खोए खोए नहीं रहे, इधर कर ले चेयर थोड़ी। ठीक है, f1xy वाई स्क्वायर प्लस 2y, f1xy वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन दिया गया, चेक करना है कि क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट लेना है लैम्डा, जो कि एक नॉन जीरो रियल कांस्टेंट कह सकते हो, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसको रियल ना लिखने के बजाय हम अगर इसको लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है ना, कोई भी एक कांस्टेंट है बट वो जीरो नहीं है। जहां जहां एक्स है बेटा उसको आपको रिप्लेस करना है लैम्डा से,
यानी लैम्डा एक्स, और जहां जहां वाई है उसे रिप्लेस करना है लैम्डा वाई से। रिप्लेस कर दिया, ये बन गया आपका लैम्डा वाई स्क्वायर, और ये बन गया 2 लैम्डा वाई। यही बना, लैम्डा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा वाई। ठीक है, 2xy था, सॉरी यहाँ पे ना xy है, गलती हो गई, वही मैंने सोचा पहला फंक्शन। यहाँ x है, तो 2 लैम्डा वाई, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा x, ये आ गया हमारे पास, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये आ गया आपका लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2xy। अगर मैं लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो आंसर क्या बन गया, 2y स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या इसको इस फॉर्म में लिखना गलत होगा, f1xy? जरा चेक करके बताओ, लिख सकते हैं ना, वही फंक्शन बन गया। अगर कोई भी फंक्शन x को लैम्डा x चेंज करने पर और y को लैम्डा y चेंज करने पर फंक्शन बन जाता है लैम्डा इज टू पावर n fxy। लैम्डा इज टू पावर n fxy अगर ऐसा बन जाता है, देन द गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अब पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस फंक्शन, तो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री वही होगी जो लैम्डा की डिग्री होगी, या लैम्डा की जो पावर होगी। तो डिग्री कितनी हो गई, होमो 2, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट डालता हूं, वो ध्यान रखना तुम। बिकॉज f लैम्डा x f लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर n fxy, ठीक है। या यहां इफ डाल देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सबके लिए फिर एक ही चीज हो जाए, ठीक है ना। यहां नोट डाल, ठीक दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा इफ, सही है। अगर ये कंडीशन आ जाए, ठीक है, इफ एफ एक्स वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर n एफ एक्स वाई, देन एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree n, ठीक है, याद रहेगा, ऑफ डिग्री n, ठीक। ये है होमोजीनियस की डेफिनेशन, समझ गए कि अगर कोई भी फंक्शन में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट कर दो और हमें क्या मिल जाए, हमें लैम्डा इज टू पावर n वही सेम फंक्शन प्रोडक्ट में मिल जाए, तो ये हो जाएगी ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, और होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी अगर बेटा बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है, इसकी डिग्री हमारे पास है 2, सही है। ये मतलब पहले नहीं आया करता था, लेकिन एनसीईआरटी में ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन। तो लैम्डा की डिग्री आपको देखनी, कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहां पर, तो कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनाया गया इस पे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। अब दूसरा आते हैं, सेकंड में पुट करो जरा, लैम्डा f2 हो गया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, f2 हो गया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई, जरा सॉल्व करो क्या आएगा, f2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन बेटा 2x माइनस 3y, तो क्या ये इस फॉर्म में आ गया, f2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा f2 xy, यही फॉर्म आ गई। तो क्या ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अच्छा अब चलो इसको चेक करते हैं। यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, F3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये बन गया कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। क्या लैम्डा और लैम्डा कट सकता है, जल्दी बताओ। नॉन जीरो नंबर है कोई भी, या नॉन जीरो कांस्टेंट है तो कट सकता है, सही है। अब ये इस फॉर्म को कैसे लिखोगे, लैम्डा इज टू पावर 3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, क्या इसे लैम्डा इज टू पावर 0 एफ एक्स वाई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, डिग्री तो होल नंबर हो सकती है ना। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, समझ गए। अब ये यही डिग्री हमें आएगी, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इस यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है, अगला देखो, अगले वाले को चेक करते हैं, देखते हैं अगले वाले में क्या होगा। हमने पुट किया F4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, कितना बन गया ये, साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस साइन ऑफ लैम्डा वाई। तो लैम्डा कॉमन ले लूं, नहीं ले सकते, बिल्कुल ठीक है, नहीं कई लोग ले भी लेते हैं है ना, लैम्डा दिख रहा है बाहर तो इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब क्या होगा, बिकॉज F4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा इज टू पावर n F4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स F4 एक्स वाई, therefore not a होमोजीनियस फंक्शन। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, इसलिए कोई डिग्री भी नहीं होगी। तो क्या होमोजीनियस फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, कर ले, नोट कर ले। चले, हो गया बेटा, ऋषिका कर ले, नोट कर। परसों ले लेते हैं, परसों क्या है, अच्छा परसों दशहरा है, नहीं तो सुबह लेते हैं ना क्लास, है ना। कल वाली तो शाम को ही लूँगा क्लास, जो 5 बजे होती है। परसों वाली देखते हैं, परसों ले लेंगे सुबह, ठीक है, तब डिफरेंशियल ख़त्म ही हो जाएगी तुम लोग। पहला पेपर मैथ्स का है ना, तो डिफरेंशियल ख़त्म कर, उसके बाद तो शायद अगले दिन पेपर ही है, परसों के बाद ना, तो ख़त्म कर देता हूँ मैं डिफरेंशियल। बाकी तुम लोग बाकी चीज़ें पढ़ो, कोई डाउट हो तो बताओ उसे, बाकी चीज़ें पढ़ते रहो, ये सब बोनस है, बाद में पढ़ना इसको बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो पढ़ लो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा एग्जाम्पल 10, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, अगर आपकी डिफरेंशिएशन क्लियर, सॉरी इंटीग्रेशन क्लियर है तो ये बड़े प्यार से कर जाओगे, बस हमें फॉर्म्स ही पढ़नी है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक है ना, इज अ होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। ज्यादातर पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में सीधा लिख के आता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें पहचानना होता है कि वो होमोजीनियस है, लीनियर है या वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो अब हमें, मैंने क्या बताया बेटा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए पहला काम ये करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, और सोचना फर्स्ट से ही शुरू करना है कि क्या ये कहीं वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है।
अब ध्यान से देखो, ये कभी सेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स और वाई माइनस या प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो सेपरेट नहीं हो सकते ना, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। फिर दूसरा स्टेप होता है होमोजीनियस को चेक करने का। अब होमोजीनियस चेक करना, जैसे मान लो मेरे को ये क्वेश्चन आता और वो लिखता सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम बहुत सारे स्टेप्स नहीं करते, मतलब इसको वेरीफाई नहीं करते कि ये होमोजीनियस है। हम क्या देखते, देखो ऐसे, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन बच्चे, डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन, लैम्डा कट गया, क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया, मतलब फंक्शन जो भी है इट इज अ होमोजीनियस। समझ गए? अगर होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन शुरू करें। हम तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, यहां बस ये लिखेंगे बिकॉज होमोजीनियस एंड स्टार्ट, ठीक है ना। लेकिन इसने हमें क्या कहा, पहले इसे वेरीफाई करो कि ये होमोजीनियस है, तो कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे आप, ठीक है ना। वेरीफाई करने के बाद सॉल्यूशन आपको करना है। और एक और शॉर्टकट है, जहां पर भी एक्स वाई प्रेजेंट हो वेरिएबल, ठीक है, अगर एक साथ है तो दोनों की पावर को कंबाइंड करके डिग्री देखी जाती है। मतलब वही हो गया जैसे x इंटू वाई है बेटा, तो पावर क्या मानी जाएगी 2, क्योंकि देखो लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी वहां पे होमोजीनियस है। जहां जहां एक्स वाई प्रेजेंट है, अगर अकेला जैसे मान लो लिख दिया गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये होमोजीनियस है। वाई स्क्वायर पावर 2, एक्स वाई को मिलाकर पावर 2, तो इसका मतलब हर जगह पे पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या है, होमोजीनियस। और उससे ये ज्यादा इजी है, लैम्डा लैम्डा ऐसे ही रख करके देख लो, पता चल गया, कट गया सारा। तो ये कौन सा है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। हमेशा डिग्री 0 ही रहेगी, लैम्डा कभी बचेगा नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। और वो हमने जो पहले पढ़ा है वो होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा है, जिसमें कोई 1 मार्कर क्वेश्चन हो तो आप कर पाओ कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। और दूसरी बात बेटा, कई बार क्या होगा कि जैसे लैम्डा, मान ले लैम्डा की पावर नेचुरल नंबर आ ही नहीं रही है, तो इट इज नॉट होमोजीनियस, क्योंकि लैम्डा इज टू पावर एन, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ध्यान रखना है कि कहीं लैम्डा की पावर 3/2 आ जाए और हम डिग्री लिख दें 3/2, डिग्री का मतलब ही है कि होल नंबर वैल्यू, सही है। तो ध्यान रहेगा, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना है सारी बातें। तो x प्लस 2y और x माइनस वाई, क्योंकि ज्यादा लिखने से ऐसा लगता है क्या थ्योरी थ्योरी हो ही जा रही है, ठीक है। तो अब आपने इसको लेट करना है, एफ एक्स वाई एक फंक्शन मान लिया हमने। होमोजीनियस फंक्शन लिखने का ये तरीका है, वेरिएबल x और y, x माइनस वाई, ठीक है। लेट लैम्डा अ नॉन जीरो नंबर, फिर आप रिप्लेस करेंगे एफ लैम्डा एक्स, एफ लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, या आ गया लैम्डा एक्स प्लस 2 इंटू लैम्डा वाई और होल अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, ठीक है ना। न्यूमरेटर से बच्चों लैम्डा कॉमन, कितना आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, सॉरी, एक्स प्लस 2y, डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन, एक्स माइनस वाई, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट, या आ गया एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। तो लिख देना बिकॉज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा इज टू पावर 0 एफ एक्स वाई, therefore एफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree 0, ठीक है ना। This implies dy by dx is equal to x plus 2y upon x minus y is a homogeneous differential equation. होमोजीनियस डिफरेंशियल, ये इस क्वेश्चन को प्रॉपर, इस क्वेश्चन का ये प्रॉपर तरीका है, पहला काम ये है।
जो उसने पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और यही सारा काम नहीं करना अगर वो कह दे कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। जब ये हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जस्टिफाई हो गई, अब सॉल्यूशन कैसे करो। तो हमारा dy बाई डी एक्स कहता है हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहां पर आपको लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। ठीक है, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन v इंटू एक्स चल रहा है तो वही आपको ले। दोनों वेरिएबल है, v भी और x भी और y भी, तीन वेरिएबल हो गए, y v और x। सही है। अब आपने y तो चेंज कर लिया, अब आपको dy बाई डी एक्स भी चेंज करना है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और यहां क्या लगने वाला है, यहां लगने वाला है प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज लाओ और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स की जगह आ गया v इंटू एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज प्लस 2y की जगह v इंटू एक्स, नीचे x एज इट इज y की जगह v इंटू एक्स। क्या ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। दिस इंप्लाइज v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू x ले लो कॉमन, 1 प्लस 2v, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लो, 1 माइनस v, x और x कट कर देते हैं। अब बेटा v को ले जाओ राइट पर, x dv बाई डी एक्स 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, x dv बाई डी एक्स 1 माइनस v हो गया एलसीएम, ये आ गया 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x dv बाई डी एक्स 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और नीचे आ गया 1 माइनस v। सही है। अब ध्यान से देखो कौन सी फॉर्म दिख रही है, सेपरेबल फॉर्म। इसलिए सेपरेबल फॉर्म अकेली कम आती है क्योंकि वो इसी में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है ना। अब एक बात का ध्यान रखो, जो ये माइनस है ना, कभी भी मतलब जो वेरिएबल है इनके साथ माइनस मत रखो जो हाईएस्ट डिग्री ले रहे हैं, तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहीं छोड़ दूंगा और वेरिएबल सेपरेबल लगा दूंगा, v माइनस 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या ठीक चल रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब ये आ गया इंटीग्रेशन, रिजल्ट नंबर 1। अभी कुछ दिखाई दे रहा है, उसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, लेकिन अब इसकी इंटीग्रेशन में क्या समस्या है जल्दी बताओ। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड। I1 इसको सेपरेट कर लेते हैं और I1 की इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। क्या करना होगा आप, है ना, चेक कर लो भाई क्या आ रहा है यहाँ पे जल्दी से। 2v प्लस 1 आ रहा है ना, पहले देख लो 2v प्लस 1 आ रहा है। हाँ, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यही होगा। अब देखो क्यों कर रहे हैं, सबको क्लियर है। 2v माइनस 2 और नीचे क्या आ गया, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। अब 1 भी चाहिए, यानी 2v प्लस 1 माइनस 1 यानी -3, ये कर लो f डैश x, नीचे आ गया v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। अब करो एलसीएम सेपरेट, 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv -3/2, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, 1/v² प्लस वी प्लस वन dv। सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगी, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए? हाँ, तो इसको मैं ऐसे ही इंटीग्रेट करके छोड़ देता हूं और उसको साथ साथ लेके चल लेते हैं। I1 I2 I3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब इसे ले लेते हैं, -3/2 बनाना है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनेगा? 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये सब तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सबको याद है। शुभ, अंश, याद है सब ना? परफेक्ट स्क्वायर, थोड़ा यहीं पे स्पेस यूज कर लेता हूं मैं। 1/2 log v² प्लस v प्लस वन -3/2 कितना बन गया ये? a² b² 2ab, b प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और 1 - 1/4 कितना हो गया बेटा? 3/4, सीधे लिख दूं √3/2 होल स्क्वायर, चेक करते जाना, ठीक है। dv 1 - 1/4 3/4, 3/3 को लिख दिया √3, 4 को लिख दिया 2, ठीक है। x² प्लस a² का फॉर्मूला, tan इनवर्स वाला 1/a, यानी 1/√3/2 tan इनवर्स x/a। देखो, ठीक, यह आ गया आपका प्लस C1। आगे चलते हैं, 1/2 log v² प्लस v प्लस वन, 2 और 2 कट गया, 3/√3 को लिख देता हूं √3, है ना। समझ में आ रहा है? 2 एलसीएम लेके कट कर दिया, 2v प्लस 1/√3 प्लस C1। अब v को चेंज करो, v किसके बराबर है? y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, y/x। तो सब जगह y को बदलो, कितना हो गया? y² y/x प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स y/x प्लस 1/√3 प्लस C1। x² एलसीएम ले लेते हैं, 1/2 log y² प्लस xy प्लस x² और होल अपॉन x² माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस C1। इतना आ गया। ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई मेरे ख्याल से पूरी यहां तक, है ना। लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन थी हमारी 1/x भी है, भी माइनस, इतना हो चुका है, सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यही वाली है हमारी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसको अब समझो, ठीक है। तो ये मुश्किल तब बनेगा जब इंटीग्रेशन बड़ी होगी, बाकी कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन देखो कितनी लंबी चली गई है। तो कैलकुलेटिव ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन एक में दूसरी फॉर्म आ गई है, इसलिए गड़बड़ हो गई है। अब फ्रॉम फर्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू ये रही पूरी जो हमने, इसकी वैल्यू हमारी ये रही पूरी, ये है ना पूरी, ठीक। ये है हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू, 1/2 log xy प्लस x² अपॉन x²। लिख लिया आप लोगों ने? की वैल्यू लिखा, हाँ, ये 5 का आएगा, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कितना हो गया बताओ जरा? 1/2 log x² प्लस xy प्लस y² अपॉन x² माइनस √3 था, माइनस √3 tan इनवर्स क्या बना था? 2y
प्लस एक्स अपॉन रूट 3x, यही है ना? अच्छा, बाकी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, राइट वाली हो गई इक्वल टू रहेगा ना? राइट नहीं लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1? क्या यही तो है? हाँ, ये मैंने सारा कंप्लीट कर दिया ना। रुक, रूट 3x है, 2y है यार, ठीक लिखा है हाँ। अब ये इक्वेशन 1 है ना, ये साइड पूरी हो गई है, ये वाली, ये अब ये करना है माइनस लॉग एक्स, क्या आ जाएगा? माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन अभी और सॉल्व हो सकता है, कहाँ? ये वाला देखो, हाफ लॉग एक्स अपॉन वाई, क्या लिख सकता हूं? 1/2 मॉड एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। और फिर जब माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर होगा तो उसका 2 आगे आके क्या बन गया? माइनस लॉग मॉड एक्स। ये नहीं करोगे तो एक नंबर कट जाएगा, 2 कट गया ना, ये हाफ भी तो था। ठीक है, टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन रूट 3x माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो देखो लॉग मॉड एक्स से लॉग मॉड एक्स चला गया, फाइनल आंसर आ गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन रूट 3x इज इक्वल टू सी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, समझ गए? देखते हैं अगर कुछ हो रहा है, ज़्यादा कुछ हो गया एक ही पेज पर ना। हाँ बेटा, अच्छा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या? नहीं, कहाँ निकाली है? पूरा आंसर तो आ रहा है, चेक करो, सही तो है। इसको उधर पहुंचा दिया उसने, क्या? अरे ये रहा आंसर, देखना पेज नंबर 316 पे। हाँ, अच्छा अच्छा, उधर पहुंचा दिया, कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस देखते हैं कुछ, ऐसे आ तो जाएगा एक पेज पर। आ गया एक पेज। ठीक है, समझ गए? तो ये मैं भेज देता हूँ अभी तुम लोगों को फोटो इसकी, नोट कर लिया वैसे, आगे फोटो भेज दूंगा। तो अब हमने कितना खत्म कर लिया अभी? हाँ, तो अभी एक चीज़ और मुझे समझानी है, लेकिन चलो उसको अगली क्लास में करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोगों को दिखाई दे रहा है,
हाँ, अब इसी को कर लेते हैं ना, इस टाइप को। हाँ, जिन्होंने, अरे हम, अरे मेरे से भी कटवाई, मेरे ब्रदर से भी कटवाई, हो तो गए उनके 1000, कितने पैसे लेंगे घर से? तो अब क्या करें, देना ही पड़ेगा, पड़ोसी है। बढ़े आगे, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 पर आते हैं। आजकल किसी से कुछ भी कहो, कोई 500 रुपये से कम बात करता है? कैसे, है ना, 500 में कुछ होता ही नहीं, तो आजकल यही झंझट है। एग्जाम्पल 11 नहीं करेंगे, हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ये भी खत्म ही कर देता हूँ, होमोजीनियस एकदम खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है बेटा कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e टू दी पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। बच्चों, अगर x अपॉन y या y अपॉन x, दो चीजें देख लो, ऐसा होगा तो पक्का होमोजीनियस होगी। सही है। अब पावर में है सेपरेट तो कर ही नहीं पाओगे, कर पाओगे एक्स वाई को सेपरेट? तो पहले ही पता चल गया कि होमोजीनियस है, अगर ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है तो एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना। अब दूसरी बात नोट करो, अगर y अपॉन एक्स है तो हमेशा dy बाई डी एक्स निकालोगे। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात करते हैं कि हर केस में dy बाई डी एक्स निकलता है, एक्सेप्ट जब ऐसा केस आ जाए x अपॉन वाई, तो हमें निकालना है dx बाई डी वाई। तो क्या निकालना है? dx बाई डी वाई। अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है? dx बाई डी वाई। हर केस में क्या लेना है? dy बाई डी एक्स। लेकिन जहां x अपॉन वाई नजर आ जाए, वहां मुझे क्या निकालना है? dx बाई डी वाई। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये हो गया 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स माइनस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई डी वाई। क्लियर है? अब निकालो dx बाई डी वाई। यह आ गया dx बाई डी वाई माइनस वाई माइनस 2x ई टू दी पावर x अपॉन वाई और होल अपॉन 2y इंटू ई टू दी पावर x अपॉन वाई। सही सेपरेट किया है? कुछ बचा तो नहीं है? ठीक है ना। जब ये सेपरेट हो जाए तो यहां जो लेट करना है वो आपको लेट करना है x इज इक्वल टू वी इंटू वाई। लेट x इज इक्वल टू v इंटू वाई, और वहां क्या लेट करते थे? y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। अब कौन सा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहां पर? dx बाई डी वाई है, वहां क्या था? dy बाई डी एक्स। तो अब यहां डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगी? y के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का हो गया dx बाई डी वाई, v एज इट इज बच्चों y का 1 प्लस y एज इट इज, और v का कितना हो गया? dv बाई डी वाई। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज लाओ बेटा, इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। दिस इंप्लाइज, अब जो हमारा dx बाई डी वाई है
इसकी जगह रखा v y dv बाई dy इज इक्वल टू y की जगह हमें कुछ नहीं चेंज करना है क्योंकि हमने x को बदला है। 2 -2 x की जगह क्या हो गया v इंटू वाई और e टू दी पावर v लिख दूं डायरेक्ट, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये y नीचे चला गया, x अपॉन वाई v है, 2y एज इट इज e टू दी पावर v प्लस वाई dv बाई dy, न्यूमरेटर से बेटा y कॉमन, माइनस वाई, अंदर क्या रह गया 1, कहां पर, हाँ dv बाई dy ये, सॉरी यहाँ मैंने गलती की आदत पड़ जाती, ठीक है ना। 1 माइनस इधर कितना आ गया 2v e टू दी पावर v और नीचे है 2y e टू दी पावर v। अब y और y कट कर दें, y और y हटा दो, v को ले जाओ बेटा राइट पर, v को ले जाओ राइट पर, दिस इंप्लाइज y dv बाई dy माइनस 1 माइनस 2v e टू दी पावर v और नीचे आ गया 2 इंटू ई टू दी पावर v माइनस v, y dv बाई dy माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लो कॉमन, तो अब ये प्लस का बन जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 2v ई टू दी पावर v प्लस 2v ई टू दी पावर v। जरा चेक करके बताओ सही चल रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, सही है ना। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या y dv बाई dy माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई टू दी पावर v, सही है। अब कौन सी फॉर्म याद आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी 2 इंटू ई टू दी पावर v dv माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन आसान है, 2 ई टू दी पावर v का ई टू दी पावर v हो गया माइनस लॉग y हो गया प्लस c हो। अब बेटा v को चेंज कर लो, v की जगह क्या आ गया x अपॉन वाई माइनस लॉग y प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन। चेक करो जरा आंसर, इसमें पर्टिकुलर है, अच्छा हाँ, व्हेन x 0 y इज इक्वल टू 1, तो अब निकाल लेते हैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहां कर दे रहा हूं, चलेगा ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2, x की जगह 0 डाला बेटा e टू दी पावर 0, y 1 हो गया माइनस लॉग y की जगह 1 प्लस c, लॉग 1 होता है 0, e टू दी पावर 0 1 होता है, c कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अगर c 2 आ गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई, हमारी इक्वेशन बन के आ गई 2 ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस लॉग c प्लस 2, देखना आंसर, सॉरी लॉग y, लॉग y प्लस, चेक कर बेटा आंसर, ठीक है ना, यही है, क्लियर हो गया, तो होमोजीनियस पूरी डन हो गई, ठीक है ना। अब ये समझ लो कि पेपर के अंदर ये पक्का आना ही है, ये वाली टाइप, अभी जो पेपर होगा, ठीक है। अब एक लास्ट रह गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हो जाएगा चैप्टर खत्म, ठीक है ना। ये करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो तुम लोग कर नहीं पाओगे, पूरा रिवाइज करके आना है। क्या क्या होमवर्क हो गया, 9.2, 9.3, 9.4, इतना होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है। अब कल शाम को क्लास है, ठीक है, चलो परसों की सुबह रखेंगे, वही सुबह 10 बजे, ठीक है।